रात के 10 बजने वाले हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर, खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के संग। विजय विद्रोही बताएंगे पाकिस्तान की फायरिंग को लेकर चुनाव मैदान में घमासान। राहुल बोले बड़ी बड़ी बातों का क्या हुआ। मोदी का जवाब, बयानबाजी ठीक नहीं, सीमा पर बंदूक बोलती है। रविकांत बताएंगे बर्धमान ब्लास्ट की एनआईए करेगी जांच। 2 अक्टूबर को धमाके में 2 संदिग्ध आतंकियों की हुई थी मौत। गणेश ठाकुर बताएंगे राज ठाकरे ने एबीपी न्यूज से किया खुलासा, उद्धव ने फोन करके बीजेपी के साथ धोखे का दर्द बांटा था। और अंजलि सिंह बताएंगी बीमारी में प्रचार कर रहे चौटाला फिर जा सकते हैं जेल, हाईकोर्ट ने दिया कल पेश होने का आदेश। आगे आज की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री बोले पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान को हमारे जवानों ने सटीक जवाब दे दिया है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मोदी ने इसको लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फायरिंग चल रही है बॉर्डर पे, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। 6 दिन के लिए एक शब्द नहीं निकला और फिर कहते हैं भैया जल्दी ठीक हो जाएगा। वो जो मरे हैं उनका क्या होगा, जिनको चोट पहुंची उनका क्या होगा। कहना बहुत आसान होता है। जब सीमा ललकारती है ना, तब नेताओं की बयानबाजी नहीं होती है, जवानों की उंगली चलती है, ट्रिगर पर उंगली चलती है। जब सीमा पर तनाव होता है तब हिंदुस्तान नहीं रोता है, दुश्मन रोने लग जाते हैं। चीख दुश्मनों की सुनाई दे रही है और मैं देश के जवानों को बधाई देता हूं, सीमा पर बैठे हुए जवानों को बधाई देता हूं। उन्होंने हिम्मत और हौसले के साथ अपनी ताकत का परिचय दे दिया है और उनको भी पता चल गया है वक्त बदल चुका है और हम हमारी जिम्मेवारी समझते हैं। और लोग मेरे इरादा को भली भांति जानते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी लगातार मोदी पर हमले कर रही थी। उसका कहना था कि लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी बातें करने वाले मोदी अब जब लगातार फायरिंग हो रही है तब खामोश क्यों हैं? पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर लगातार हो रही फायरिंग पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने दिया बयान। अरुण जेटली ने कहा कि भारत भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के आक्रमण का जो उत्तर या रिस्पांस हमारी सेना से उनको मिलेगा वो प्रभावी होगा। तो इसकी कीमत पाकिस्तान के लिए बहुत महंगी होगी। ये संदेश शायद उन तक पहुंचा भी है और अगर वो आगे बढ़ते रहे तो पहुंचता रहेगा। जेटली ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान सीमा पर शांति चाहता है तो उसे पहले गोलीबारी बंद करनी होगी। भारतीय इलाकों में बुधवार की रात को भी पाकिस्तान ने जबरदस्त फायरिंग की। पाकिस्तान की फायरिंग में 5 लोग जख्मी हुए हैं। बीती रात सरहद पार से पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स ने मिलकर करीब 60 से 65 भारतीय चौकियों पर गोलियां और मोर्टार दागे। जम्मू के सीमा से सटे इलाकों कठुआ, सांबा, हीरानगर, आरसपुरा में फायरिंग हुई है। इनमें घायल 5 लोगों में से 3 कानाचक और 2 रामगढ़ के हैं। पाकिस्तान की फायरिंग के जवाब में बीएसएफ ने पाकिस्तान की 45 चौकियां ध्वस्त कर दी हैं। अब पाकिस्तानी रेंजर्स नागरिक इलाकों में घुसकर जनता की आड़ में भारत पर गोलीबारी और शरिंग कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी सेना चाहती है कि भारत जवाबी फायरिंग करें और पाकिस्तान के आम नागरिक मारे जाएं, जिससे ये मामला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया जा सके। सीमा पर लगातार गोलीबारी हो रही है और गोलीबारी में सीमा से सटे गांव के लोग किस दहशत में रहते हैं, किन हालातों में रहते हैं, उसका सबसे अच्छा उदाहरण हम आपको एबीपी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। दर्शन लाल जी का घर है, नंगा गांव है। रात को यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से दागे गए 2 मोर्टार शेल इस छत की इस दीवार पर लगे हैं। यहाँ पर दर्शन लाल जी का पूरा परिवार सोया था। क्या हश्र हुआ है, तस्वीरें खुद बयां कर रही है। हम जहाँ पर सोए हुए थे तो अचानक से उधर से गोला पड़ा। हम आहिस्ता आहिस्ता निकल गए। इतना 5 मिनट ही हुआ तो इतने से दूसरा ही पड़ गया। कल की रोटी खाई है हमने।
हमारे बच्चे दर बदर खजल हो रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि इन तक अभी तक सरकारी ना तो मदद पहुंची है, ना ही कोई सरकारी आदमी। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही फायरिंग पर कांग्रेस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला। कांग्रेस ने कहा कि पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है और प्रधानमंत्री को विधानसभा चुनाव की चिंता सता रही है। प्रधानमंत्री और सरकार गैर हाजिर है। बहुत समय से दिल्ली की जो देश की राजधानी है उसमें प्रधानमंत्री का आवास बहुत कम रहा है। वो ज़्यादा व्याकुल हैं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के लिए या मुंबई में महाराष्ट्र का। उनकी ये व्याकुलता समझ में नहीं आती है क्योंकि देश की सीमा पर गोलीबारी चल रही है। एक बड़ा खतरा देश के सामने है। कांग्रेस ने कहा कि देश में 5 महीने से कोई पूर्णकालिक रक्षा मंत्री नहीं है। कांग्रेस ने ये भी कहा कि अरुण जेटली को रक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। पाकिस्तान की फायरिंग पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का आज नया बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार देश का सिर नहीं झुकने देगी और बीएसएफ पाकिस्तान को माकूल जवाब दे रही है। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमारे प्रधानमंत्री जी पल पल की नजर बनाए हुए हैं और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे सेना और बीएसएफ के जवान इसका माकूल जवाब दे रहे हैं और जो भी हमारे बीएसएफ और सेना के जवान इस समय परफॉर्म कर रहे हैं या जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं उससे हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं और हमारी सरकार देशवासियों को आश्वस्त करना चाहती है कि हम देश का मस्तक किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की ओर से जारी फायरिंग जब बार बार चेतावनी के बावजूद भी नहीं रुकी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों को पाकिस्तान को माकूल जवाब देने की छूट दे दी थी। पाकिस्तान पिछले 3-4 दिनों से लगातार सरहद पार से फायरिंग कर रहा है, लेकिन फायरिंग में शामिल पाकिस्तानी रेंजर्स के आला अफसरों का कहना है कि उसकी ओर से सिर्फ भारत की फायरिंग का जवाब दिया जा रहा है। Pakistan Rangers would continue to give measured and calculated response to ensure safety and security of my civilians and my troops. सुना आपने पाकिस्तानी रेंजर्स के डीजी का मासूमियत भरा ये बयान, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान फायरिंग के जरिए आतंकियों की घुसपैठ तो करा ही रहा है, साथ ही इसी बहाने कश्मीर मुद्दे की भी पब्लिसिटी की नापाक कोशिशों में लगा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने उगला भारत के खिलाफ जहर। बिलावल ने कश्मीर को भारत से छीनकर पाकिस्तान में मिलाने की खुली धमकी दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर लिखा, मेरे 2 बयानों ने हिंदुस्तान की रातों की नींद उड़ा दी। ये तो शुरुआत है, अभी तो देखिए आगे आगे होता क्या है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। एक और ट्वीट में बिलावल ने कहा, जिस तरह भारत सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है उसे देखकर लगता है कि भारत ने इजराइल का मॉडल अपना लिया है। मोदी को ये समझ लेना चाहिए कि हम पलट कर जवाब दे सकते हैं। हम गुजरात पीड़ितों की तरह चुप रहने वाले नहीं हैं। बिलावल पाकिस्तान की पीएम रह चुकी बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं। भारत के खिलाफ जहर उगलकर बिलावल अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। तो सीमा पर तनाव के बीच दोनों तरफ सियासत की रोटियां सेकी जा रही हैं। सवाल यह है कि भारतीय फौज के जवाब से पाकिस्तान की फायरिंग कब रुकेगी। अगली खबर में देखिए, शरद पवार के गढ़ में मोदी ने किया पवार पर हमला। शरद पवार के गढ़ बारामती में पीएम नरेंद्र मोदी ने शरद पवार पर किया जुबानी हमला। बीजेपी की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बारामती को चाचा भतीजे की जोड़ी से मुक्ति चाहिए। बारामती की रैली में मोदी के निशाने पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार रहे। पवार लगातार मोदी पर पाकिस्तान की फायरिंग के बहाने हमले बोल रहे थे, तो मोदी ने भी उन्हीं के गढ़ में इसका जवाब दिया। मोदी ने पूछा कि जब शरद पवार रक्षा मंत्री थे तो वो कितनी बार सीमा पर गए। मैं शरद राव को पूछ रहा था, आप जब रक्षा मंत्री थे तब भी चीन और पाकिस्तान ने अपनी हरकतें बंद नहीं की। क्या आप कभी सीमा पर गए थे क्या? मैं पूछना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने शरद पवार पर उस बारामती में हमला बोला है जहां से शरद पवार 6 बार सांसद चुन के आए हैं। फिलहाल बारामती से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुळे सांसद हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस एनसीपी पर हमला बोला तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी शिवसेना पर हमला बोला। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक चुनावी रैली में सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी शिवसेना कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। भाजपा और शिवसेना जैसी मौकापरस्त पार्टियां कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और आज ये दिखाने के लिए अलग अलग जरूर है, लेकिन अंदर से एक है। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को चुनाव होना है और उससे पहले राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्ट्र के सूखे को लेकर दिया है एक अजीबोगरीब बयान। एनसीपी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार की वजह से महाराष्ट्र सूखा प्रभावित है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के राजुरा में रैली के दौरान अमित शाह ने भ्रष्टाचार से सूखे का कनेक्शन ढूंढ निकाला। जहाँ राजा की नजर बिगड़ती है वहाँ बारिश भी नहीं होती, ईश्वर भी सहायता नहीं करता। ये राजा को बदल दीजिए, बारिश अपने आप चली आएगी। 15 साल से गुजरात में अकाल नहीं है। ये अकाल के लिए किसी को दोष नहीं देता, मगर जो करना चाहिए वो जनता ने करना ही चाहिए। बदल दीजिए राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार, देश के किसानों का भला हो जाए। अमित शाह ने यह भी कहा कि गुजरात में पिछले 15 साल से सूखा नहीं पड़ा क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद साथ आना चाहते थे उद्धव और राज ठाकरे। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने एबीपी माझा के कार्यक्रम माझा कट्टा में बातचीत के दौरान कहा कि उद्धव ठाकरे ने उन्हें फोन किया था। राज ठाकरे ने अपने और उद्धव ठाकरे के बीच हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा एबीपी न्यूज के सहयोगी चॅनल एबीपी माझा के कार्यक्रम में दिया। फोन जोडल्यानंतर मी म्हटलं काय रे, कसा आहेस, काय चाललंय? हे युती तुटली त्या दिवशी रात्री मला बोलला की तू बघितलंस ना भाजपने कसं मला फसवलं, कसा दगाफटका केला वगैरे वगैरे. म्हटलं अरे तुला कळलं नाही का अगोदर, तुला माहित नव्हतं का म्हटलं हे असेच वागणार ते. हे म्हटलं मला बाहेर राहून म्हटलं कळू शकतो, तुला आत राहून नाही कळू शकत का म्हणा. मला नाही आपण आता झालं ते झालं. म्हटलं बरं ठीक आहे. म्हटलं आता काय करायचं हे मी विचार, बोल म्हटलं आता काय करायचं. म्हटलं आता वेळ नाही आहे. मला बोलला 3 गोष्टी होऊ शकतात. एक तर म्हणजे आपल्यात चर्चा होऊ शकते, दुसरं म्हणजे आपण निवडणुकीत एकमेकांवरती आरोप प्रत्यारोप नाही करायचे, आणि तिसरं आपण निवडणुकीनंतर बघू. म्हटलं बरं ठीक आहे. राज ठाकरे ने एबीपी माझा को ये भी बताया कि आखिर उनके और उद्धव के बीच में बातचीत आगे क्यों नहीं बढ़ पाई। राज ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने बातचीत आगे बढ़ाने की बजाय टाल मटोल का रवैया अपनाया। राज ठाकरे ने एबीपी माझा से कहा कि उद्धव से फोन पर बातचीत में तय हुआ कि एमएनएस की तरफ से बाला नांदगांवकर और नितिन सरदेसाई बात करेंगे, जबकि उद्धव की तरफ से अनिल देसाई और शिवसेना के एक और नेता को बात करनी थी। राज के मुताबिक उनकी तरफ से नंदगांवकर ने 2-3 बार अनिल देसाई से बात करने की कोशिश की, लेकिन अनिल देसाई टालते रहे। राज के मुताबिक इस दौरान एमएनएस ने कुछ उम्मीदवारों के अधिकार पत्र भी रोक दिए थे, लेकिन जब अनिल देसाई की तरफ से बात नहीं आगे बढ़ी तो उन्होंने अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने को कह दिया। 3 वाजता बाळा नांदगावकरांनी परत त्याला फोन केला, तेव्हा बोलला की मी आत्ताच आलोय, मी आत्ता उद्धव बरोबर आहे बरं का, मी तुला थोड्या वेळात फोन करतो. त्याच्यावरती बाळाने सांगितलं आता जर बोलायचं असेल तर आता तू समोरून फोन कर, मी तुला फोन करणार नाही. त्याच्यानंतर आम्ही 5 वाजेपर्यंत थांबलो, फोन नाही, काही नाही. त्याच्यानंतर मी खाली आलो, बाळाला सांगितलं एबी फॉर्म देऊन टाक. क्या महाराष्ट्र में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब होगी? एक सर्वे में जो आंकड़े सामने आए हैं उससे तो यही लगता है। सर्वे एजेंसी हंसा और मैगजीन द वीक के सर्वे में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान है, जबकि एनसीपी को भारी नुकसान का अनुमान है। बीजेपी को 154, शिवसेना को 47, कांग्रेस को 25, एनसीपी को 17, एमएनएस को 10, निर्दलीय 20 और अन्य को 15 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे सिसेरो के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 125 से 141 सीटें, शिवसेना को 51 से 63 सीटें, कांग्रेस को 25 से 35 सीटें, एनसीपी को 28 से 38 सीटें, एमएनएस को 7 से 13 सीटें और अन्य को 20 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता में आती है तो ऐसा पहली बार होगा जब बीजेपी अपने बूते सरकार बनाएगी। 15 साल पहले बीजेपी और शिवसेना ने सरकार बनाई थी, इसके बाद से कांग्रेस एनसीपी गठबंधन राज कर रहा है। हरियाणा के सोनीपत में राहुल गांधी के भाषण देने के अंदाज पर फिर उठे सवाल। कहा बच्चों को कैंसर होगा लेकिन हम मरने नहीं देंगे। ये जो हमारी बहनें रहती हैं
जिनके बच्चों को कैंसर होगा, इनके जेब में 1 लाख रुपए नहीं है, इनके बच्चे मरेंगे। मगर हम हरियाणा में नहीं मरने देंगे। हम सबको मुफ्त में दवाई देंगे, जो दवाई हम देंगे और हम ये देते रहेंगे। हालांकि कैंसर का मुद्दा उन्होंने इससे पहले मेवात की रैली में भी उठाया था। अमेरिका जाने से पहले अमेरिका की बड़ी कंपनी आई मोदी जी के पास और उन्होंने उनसे कहा, देखिए हमें हिंदुस्तान में दवाई बेचनी है, आपने मिनिमम प्राइस लगा रखी है, इसको आप हटाइए, दवाई की हटाइए। जाने से पहले मोदी जी ने मिनिमम प्राइस को हटा दिया और पहले जो दवाई 8,000 रुपए में बिकती थी, कैंसर की दवाई 8,000 रुपए में आप लेते थे, अब 1 लाख रुपए की हो गई। राहुल गांधी ने कल महाराष्ट्र की रैली में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की जगह विपक्ष का नेता कहा था। चुनाव के बीच फिर जेल जा सकते हैं आईएनएलडी अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला। जमानत रद्द करने की अर्जी पर हाईकोर्ट ने दिया शुक्रवार को पेश होने का आदेश। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हरियाणा की पार्टी आईएनएलडी के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला पर जमानत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। सीबीआई ने कहा है कि चौटाला खराब सेहत के आधार पर जमानत लेकर हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सीबीआई ने कोर्ट से याचिका पर जल्द सुनवाई कर चौटाला को तय तारीख 17 अक्टूबर से पहले ही सरेंडर करने का आदेश देने की अपील की है। सीबीआई की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी। ओम प्रकाश चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल कैद की सजा काट रहे हैं। मई 2013 से खराब सेहत के आधार पर चौटाला तिहाड़ जेल से बाहर है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के 5 विधायकों के खिलाफ दल बदल केस में अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने इन 5 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है। एचजेसी यानी हरियाणा जनहित कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई की याचिका पर कोर्ट ने विनोद भयाना, धर्म सिंह, राव नरेंद्र, सतपाल सांगवान और जिलेराम की सदस्यता रद्द की है। ये सभी विधायक 2009 में एचजेसी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में कांग्रेस में चले गए थे, जिसके बाद उन्हें हरियाणा सरकार में मंत्री भी बनाया गया था। स्पीकर ने दल बदल को जायज करार दिया था, लेकिन कोर्ट ने स्पीकर का फैसला रद्द कर दिया है। आदेश के तहत इन विधायकों को 9 नवंबर 2009 के बाद सरकार से लिए गए सभी लाभ वापस करने होंगे। ये फैसला ऐसे वक्त आया है जब हरियाणा में नई विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच टकराव चल रहा है? ये सवाल खुद वसुंधरा के एक बयान से खड़ा हो रहा है। जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान वसुंधरा राजे ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में शानदार नतीजों के लिए जनता को धन्यवाद कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जीत किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं मिली है। किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरी वजह से ये काम हुआ है तो उसको फिर से सोचने की जरूरत है, क्योंकि जनता की जो ताकत है वो सबको समझना चाहिए। वसुंधरा राजे ने हालांकि मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके इस बयान से बीजेपी की अंदरूनी राजनीति गर्मा गई है। स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी आम आदमी पार्टी की नेता रही शाजिया इल्मी। बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ मंच पर दिखी शाजिया। दिल्ली बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के लिए नई पहल की। इस पहल में कई जाने माने लोगों को इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू भी मौजूद रहे। जिन 9 लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, उनमें दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश सिंह, पहलवान सुशील कुमार शामिल थे। लेकिन आम आदमी पार्टी की नेता रही शाजिया इल्मी के बीजेपी के मंच पर दिखने से सब चौंक गए। शाजिया इल्मी आम आदमी पार्टी की संस्थापक सदस्य रही हैं। लोकसभा चुनाव में दिल्ली से टिकट नहीं मिलने से नाराज शाजिया ने पार्टी छोड़ दी थी। आम आदमी पार्टी मैंने छोड़ दी 3 महीने पहले, राइट। अब मैं किसी और की तरह हूँ, मैं एक एक्टिविस्ट की तरह हूँ। जैसे उन्होंने वाइस चांसलर जी को बुलाया, जैसे उन्होंने उमा जी को बुलाया, वैसे उन्होंने मुझे भी बुलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की। मौका था इंदौर में आज से शुरू हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आयोजित किए गए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसमें अंबानी, अडानी, आदि गोदरेज समेत 500 से ज्यादा उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने इस मौके पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की दिल खोलकर तारीफ की। जो राज्य 2% से भी कम ग्रोथ रेट से गुजरता था, वो 10 साल
9% के ग्रोथ रेट पर पहुंच गया। भारत सरकार ने भी मध्य प्रदेश का ढोल पीटना चाहिए। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे देशों के उद्योगपतियों से भी मध्य प्रदेश में निवेश करने की अपील की। अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी ने ऐलान किया कि उनका ग्रुप मध्य प्रदेश में अगले 5 सालों में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगा। अब एनआईए करेगी बर्धमान धमाके की जांच। केंद्र सरकार ने जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में 2 अक्टूबर को एक घर में हुए धमाके की तहकीकात अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए करेगी। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के विरोध के बावजूद गृह मंत्रालय ने फैसला लिया। अब तक पश्चिम बंगाल की सीआईडी ही मामले की जांच में जुटी थी। सीआईडी ने धमाके से जुड़ी 2 महिलाओं समेत 4 अपराधियों को अब तक गिरफ्तार किया है। सीआईडी धमाके के तार बांग्लादेश के आतंकी गुट अल जिहाद और हुजी से जोड़कर देख रही है। धमाकों की जांच को लेकर केंद्र और ममता सरकार के बीच शुरू से खींचतान चल रही है। केंद्र सरकार ने आतंक विरोधी कानून के तहत धमाके का मुकदमा दर्ज न करने पर ममता सरकार से जवाब मांगा था। हालांकि अब आतंक विरोधी कानून के तहत केस का मुकदमा दर्ज हो गया है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के और करीब पहुंचा चक्रवाती तूफान हुदहुद। बंगाल की खाड़ी से लगे इलाकों में जारी हुआ हाई अलर्ट। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ घंटों में चक्रवाती तूफान हुदहुद खतरनाक रूप ले सकता है। आशंका है कि ये तूफान 12 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने 11 अक्टूबर की शाम से आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों और ओडिशा के दक्षिणी इलाके में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मछुआरों को इस दौरान समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। पिछले साल अक्टूबर में आए चक्रवाती तूफान फेलिन ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और ओडिशा में एक भारी तबाही मचाई थी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सचिन तेंदुलकर ने मुंबई में की सफाई। सचिन ने लोगों को प्रेरित करने के लिए सफाई अभियान का वीडियो भी अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया। हमारी टीम यहाँ पे जो सफाई करेगी, यहाँ पे बांद्रा रिक्लेमेशन एरिया है। वीडियो में आप देख सकते हैं सचिन अपने साथियों के साथ बांद्रा रिक्लेमेशन के पास बने बस डिपो पर फैली गंदगी की सफाई में जुटे हुए हैं। सुबह 4 बजे ही सचिन अपने साथियों के साथ सफाई करने पहुंच गए। पीएम मोदी ने जिन्हें सफाई अभियान का हिस्सा बनने को कहा था, उन 9 लोगों में सचिन तेंदुलकर भी शामिल है। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में फिन मैकेनिका और ऑगस्टा वेस्टलैंड के पूर्व सीईओ बरी, दोनों को एक दूसरे मामले में 2 साल की जेल। 3,600 करोड़ के ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में भारत में घूस देने के आरोपों से हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी के पूर्व सीईओ को इटली की अदालत ने बरी कर दिया है। फिन मैकेनिका के पूर्व सीईओ जेसेप ऑर्सी के अलावा अदालत ने ऑगस्टा वेस्टलैंड के पूर्व प्रमुख ब्रूनो स्पैग्नोलिनी को भी घूस देने के आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि बिल में गलत रकम भरने के एक दूसरे आरोप में दोनों को 2 साल की सजा सुनाई गई। इटली की अदालत के इस फैसले के बाद भारत में चल रहे ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में असर पड़ सकता है।